हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते रहेंगे, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी आएंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी तरह के चेंजेस वीडियो में चाहते हैं, तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम डैश था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन कारगिल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम ऑपरेशन विजय था। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? 25 अगस्त 1950, 26 अगस्त 1945, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। तो 26 जनवरी 1950 को आपको ये बात याद रखनी है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वॉरेन हेस्टिंग, लुइस माउंटबेटन, एडवर्ड लॉ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालचारी थे। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम, विलियम जॉनस, जेम्स बेगस, एनपी चक्रवर्ती। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंगम। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंगम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? लुइस माउंटबेटन, आर्ची बाल्ड वॉवेल, वेक्टर होप, या फ्रीमैन फ्रीमैन थॉमस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन। तो आज़ादी के बाद भी जो भारत के गवर्नर जनरल बना रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो लुइस माउंटबेटन थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, या रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति थी उसको तैयार किया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने बनाई थी? ये बनाई थी ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। तो ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। तो भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पहले चक्रवर्ती राजा गोपालचारी भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड वेवल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर हेनरी हॉर्डिंग, विलियम बटरवॉर्थ बेले। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल सती विनियम 1829 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इन्होंने ही कोशिश करी थी बंगाल में जो सती थी प्रथा थी उसको रुकवाने के लिए, इन्होंने इस लॉ को पास कराने की कोशिश की थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर ही 1829 में बंगाल सती विनियम एक्ट को पास किया गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड बैंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा।
भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालचारी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सी राजा गोपालचारी ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह ली थी। तो सी राजा गोपालचारी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? बंगाल गैजेट, अमर उजाला, उद्यन मार्तांड, समाचार सुधा वर्षन। तो हमें बताना है कि जो पहला हिंदी अखबार था वो 30 मई 1826 को शुरू किया गया था और इसी दिन को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो वो अखबार कौन सा था? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उद्यन मार्तांड। ठीक है, तो पहला जो हिंदी अखबार है वो यही था, उद्यन मार्तांड, जिसको 30 मई 1826 में शुरू किया गया था और इसी दिन फिर हम इसलिए हमने हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी इसको मनाना शुरू कर दिया। तो आपको इस अखबार का नाम याद रखना है कि ये पहला हिंदी अखबार था उद्यन मार्तांड, ठीक है, जो 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, गदर या फिर हरिजन। तो स्वतंत्रता संग्राम में जो मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने एक अखबार को शुरू किया था वो अखबार था हमारा ऑप्शन नंबर ए, केसरी। तो स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी अखबार को शुरू किया गया था। किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज़ों के केसरी हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। तो ये किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हॉर्डिंग ने या लॉर्ड कर्जन ने। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हॉर्डिंग ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए अंग्रेज़ों के केसरी हिंद पदक से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? राजगुरु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? राय बहादुर, राय साहिब, हिंद केसरी, केसरे हिंद। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केसरे हिंद। गांधी जी को ब्रिटिश ने केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। ये उन्होंने कब इसको त्यागा था? जब जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो उसके बाद जो गांधी जी थे उन्होंने इस केसरे हिंद की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सुब्रमण्यम भारती। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था जब क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर चाणक्य। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी।
ऐसा जियो जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द महात्मा गांधी जी के द्वारा कहे गए थे। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, लोकमान्य तिलक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर लेंगे। बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, बराक ओबामा, दलाई लामा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दलाई लामा। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द दलाई लामा ने कहे थे। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है। विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। हम वह हैं जिसने हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है। विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए किसने वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय ने भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा को शुरू करने के लिए वकालत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1882, 1910, 1801, 1810। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1882। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन 1882 में किया गया था। एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ही वयस्क शिक्षा संगठन या हम कहें तो एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शादी चिपळूणकर और बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी और बाल गंगाधर तिलक और बीबी केलकर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर एडविन ल्यूटन ने ही दिल्ली का डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है ना, तो उस वास्तुकार का नाम सर एडविन ल्यूटस था जिन्होंने दिल्ली का डिज़ाइन तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही है। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1895 से 1900, 1901 टू 1909, 1921 टू 1927, 1931 टू 1935। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1921 टू 27 में दिल्ली में संसद भवन का निर्माण कराया गया था। जीरो माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। ये कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नागपुर, नई दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। जीरो माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह आपका नागपुर में है। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉन्टमियर ने डैश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रेडक्लिफ रेखा, ड्यूरेंट रेखा, मॉन्टमियर रेखा, मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ड्यूरेंट रेखा। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉन्टमियर ने ड्यूरेंट रेखा की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी पर आप जाएंगे और उसको टिक कर देंगे, ड्यूरेंट रेखा। ये जो आपकी ड्यूरेंट रेखा है, ये इंडिया और अफगानिस्तान को बीच में से, जैसे रेड क्लिफ को यूज़ किया जाता है ना, वो बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जहाँ से उस लाइन से इस साइड वेस्ट में जाओगे तो पाकिस्तान है और ईस्ट में जाओगे तो इंडिया है। वैसे ही अफगानिस्तान को इंडिया से अलग किया गया था ड्यूरेंट जो रेखा है उससे। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री राजगोपालाचारी, के कामराज, पोटी श्री रामल्लू
या सॉरी सी सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजा गोपालचारी ने ही तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह था उसको स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे यहाँ पर, सी राजा गोपालचारी। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसी नग नाडु कहा जाता था? कोल्लम, मैसूर, मदुराई या फिर चित्तौड़। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोल्लम। ठीक है ना। तो जो कोल्लम जो शहर है उसका प्राचीन समय में डेसिन नग नाडु के नाम से उसको जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, कोल्लम। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1865, 1892, 1849, 1856। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1849 को ही चिलियावाला बाग युद्ध लड़ा गया था। तो 1849 आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, इंडिगो विद्रोह, संथाल विद्रोह, नक्सलबारी विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, नक्सलबारी विद्रोह। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, नक्सलबारी विद्रोह। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, ए वी रामस्वामी, सारंगपाणी, मुथुलक्ष्मी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए वी रामस्वामी। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो, और इसकी शुरुआत की थी ए वी रामस्वामी ने। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, एम के सेन, मैडम भिकाजी कामा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने ही 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की थी। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? 1947, 1962, 1965, 1971। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 1962 में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था। बाकी 1947, 1965, 1971 में भारत पाक के बीच में युद्ध हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश राज्य था। तो यहाँ पर उस समय जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद भी जो फॉरेन कंट्री यहाँ पर अभी भी रूल कर रही थी, जिसके लोग अभी भी यहाँ पर गोवा में थे, वो थे ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य बन गया था, लेकिन बाद में गोवा को भी फ्रीडम मिल गई थी। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए 1971 से पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, आप ऑप्शन को देखिए, उसमें से जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1965। ठीक है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो 1962 तो हमारा ऑप्शन में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो 1971 से पहले 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। चार्ल्स विल्सन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1685, 1725, 1785, 1885। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1785। चार्ल्स विल्सन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण 1785 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। तो 1785 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई का महल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि बाकी ये जितने भी हैं ये सारे मुगल टाइम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे अलग है वो गेटवे ऑफ इंडिया ही है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई? तो यहाँ पर आपको बताना है 1947, 1965, 1999 या फिर 1971। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहे थे, तो 1965 में जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो उसके बाद ही ताशकंद घोषणा की जाती है। तो ये घोषणा हुई थी 1965 भारत पाक युद्ध के बाद। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? भारत से मिली थी, ब्रिटेन से, पाकिस्तान से या फिर बर्मा से? तो देखिए बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी पाकिस्तान से, क्योंकि पहले जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन बाद में फिर इसको आज़ाद कर दिया गया था और फिर ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाती है जिसका नाम रखा जाता है बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा।
पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1892 से 1893, 1885 से 86, 1824 से 1826, 1852 से 1853। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1824 से 1826 में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। बर्मा पहले जो म्यांमार है अब उसको पहले बर्मा कहा जाता था, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये ब्रिटिशर्स के बीच में और जो म्यांमार है उसके बीच में हुआ था। तो 1824 से 1826 तक ये युद्ध आपका चला था, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो पहली बार जब ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी, मैंने आपको बताया कि पहले जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान दो बने थे जब देश आज़ाद हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान था जो भी प्रेजेंट आपका पाकिस्तान है, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जो आपका बांग्लादेश है। तो यहाँ पर उसको आज़ादी कब मिली थी वो आपको बता रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के तौर पे बनाया गया था। संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। ये भारत की नियमावली पुस्तक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसने कानून शासन को कूटबंद किया हुआ है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबंधित करता है, ये भी सही है, जरूरत पड़ने पर करता है। ये एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये एक वैधानिक दस्तावेज है। तो ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाएंगे। और इस तरह से जो हमारे टॉप 50 जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।